गाइस, वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन वाला पार्ट। उससे पहले हम आपको बोल देते हैं कि आप प्लीज़ प्रो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट कीजिएगा, हम और बेहतर कंटेंट ले पाने में एबल हो पाएंगे। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको वो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका होने वाला है, जो कि रिसेंटली आज किया गया है या फिर एग्जाम्पलर में है और इम्पोर्टेंट में है, या फिर ये जो एनसीईआरटी बुक में है और इम्पोर्टेंट है, वो सभी का आंसर क्वेश्चन के साथ आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्या लाइफ प्रोसेस। तो पहले हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा न्यूट्रिशन, उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद देखने वाले हैं कि ये स्टोमाटा क्या होता है, उसके बाद देखने वाले हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद देखने वाले हैं कि ये हेटरोटॉपिक में जो वो टाइप्स होता है वो सब क्या होता है, जैसे कि अमोeba हो गया, प्रोमेसियम हो गया, और फिर लास्ट में हम देखने वाले हैं क्या ह्यूमन बींग्स के बारे में जो हम देखेंगे वो हमारा लास्ट होगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, इसको बढ़ा कर देता हूँ। ओके, अब देखने वाले हैं क्या लाइफ प्रोसेस। तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। जितना भी लिविंग थिंग है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ सर्टन लाइफ प्रोसेस क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे कि ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया एक्सेट्रा। ओके, तो जितना भी ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस फॉलो करता है या फिर परफॉर्म करता है। ओके, वायरस। तो देखने वाले हम वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है कि वायरसेस जो है वो अपना मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं। मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं कब तक, जब तक कि वो किसी को इन्फेक्ट ना कर दें। एंड दैट इज पार्सली वाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो इसीलिए जो है कि कंट्रोवर्सी भी है कि वो ट्रूली अलाइव हैं या नहीं, या फिर ये मतलब कि जिंदा हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए ये आज भी क्या है, कंट्रोवर्सी है इस बात पे, मतलब कि ये विरोधाभास है। जितना भी बायोलॉजिस्ट है सब क्या करता है, कुछ ये मानता है कि लिविंग है और कुछ मानता है कि नॉन लिविंग है। तो वायरसेस क्या करता है, मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करता है जब तक वो किसी को इन्फेक्ट ना करे। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी है कि वो एलाइव है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। ओके, अब आते हैं मॉलिकुलर मूवमेंट्स पे। तो मॉलिकुलर मूवमेंट्स जो है वो जिंदगी में क्यों जरूरी रहता है, तो अब ये देखने वाले हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे भी होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है स्ट्रक्चर। जैसे कि ऑर्गेन हो गया, ऑर्गेन के अंदर टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर हमारा सेल होता है। उसके बाद फिर उसके अंदर और बाकी कंपोनेंट्स होते हैं। तो ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है उसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। उनके पास टिश्यू होता है, टिश्यू में सेल होता है, सेल में और भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, और इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन इन्वायरमेंट के, मान लीजिए ये टिश्यू है, टिश्यू में सेल है, सेल में और भी बहुत सारा कंपोनेंट है। ओके, बहुत सारा कंपोनेंट है। तो लेकिन इन्वायरमेंट के इफेक्ट से क्या होता है, ये ऑर्डर्ड नेचर, मतलब कि जो लिविंग स्ट्रक्चर रहता है हमारा, वो क्या होता है, कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ये समय के साथ जो है मैं टूटते हुए दिखाता हूँ, ये क्या होता है, समय के साथ टूटते रहता है। ये मान लीजिए ये है, ये अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट से क्या होगा, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट से ये टूटते जाएगा। ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट से क्या होगा, टूटते जाएगा। देखिए टूट रहा है, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट से क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा
कि क्या होगा, ये एक समय ऐसा तो एक समय ऐसा आएगा कि टूटते टूटते जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये टिश्यू है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो बिकॉज होता है, देख चुके हैं कि ये क्या होता है, एनवायरनमेंट के इफेक्ट से क्या होता है, टूटते रहता है, एनवायरनमेंट के इफेक्ट से टूटते रहता है। तो अगर क्या होगा, अगर ये ऑर्डर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, अगर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिज्म था वो क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। जो ऑर्डर था हमारा, अब वो समय के साथ क्या हुआ, ये समय के साथ टूटते गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बार और ऐसा समय आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो लिविंग क्रिएचर्स होता है उसको अपना जो होता है स्ट्रक्चर, जो जो भी उसका शेप साइज जो भी हो, वो क्या होता है, उसको रिपेयर और मेंटेन करने का जरूरत रहता है। सिंस ऑल these स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट हैव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। और चूंकि चूंकि ये सब क्या होता है, ये सब जितना भी टिश्यू के अंदर सेल है, सेल के अंदर और भी कंपोनेंट्स है, ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है। तो इन्वायरमेंट के इफेक्ट से क्या होगा, इन्वायरमेंट के इफेक्ट से ये टूटते जाएगा और मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट होगा उससे फिर नया सेल क्रिएट होते जाएगा। तो टूटते जाएगा, टूटते जा रहा है, टूट रहा है, लेकिन क्या होगा, लेकिन मॉलिक्यूल मूवमेंट यहाँ पे होते रहेगा, तो फिर से क्या होगा, फिर से ये क्रिएट होते रहेगा। ओके, तो चूंकि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और टिश्यू है, टिश्यू का सेल है, सेल के स्मॉलर कंपोनेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट के वजह से क्या होता है, ये ऑर्डर नेचर जो है टूटते रहता है ओवर टाइम। तो वो इसको जो है जो भी है, अगर टूटते रहा तो ऑर्गेनिज्म फिर क्या होगा, लॉन्गर और एलाइव ही नहीं कर पाएगा, टूट के रह जाएगा। तो फिर वो एलाइव रह ही नहीं पाएगा, मतलब जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर उसका ऑर्डर नेचर ही टूट गया तो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो भी ये लिविंग क्रिएचर रहेगा उसको अपना स्ट्रक्चर को रिपेयर और मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये तो एक फैक्टर हुआ कि रिपेयर और मेंटेन करने का जरूरत है। अब चूंकि जो है ये सभी स्ट्रक्चर जो है किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसीलिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वहाँ पे जरूरी है। इसीलिए हमारे पास क्या है, हमारे इस शरीर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ओके, अब हम देखने वाले हैं आगे वाटर लाइफ प्रोसेस। वाटर लाइफ प्रोसेस, तो the process like respiration, digestion, which together perform the maintenance job of living organisms are called life process। तो वैसा प्रोसेस जो कि साथ में मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस जॉब, यानी कि उसको वो ध्यान रखने का, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ध्यान रखने का या फिर मेंटेन करने का जो वो काम करता है, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और एग्जांपल क्या है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो वैसा प्रोसेस जो कि साथ में मिलकर मेंटेनेंस जॉब करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इतना तो हो गया। अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन जो है ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो है फूड टेकिंग करने का एक प्रोसेस है, जिसके जो कि क्यों जरूरी है, वो जरूरी है बाकी जो फंक्शन होगा जो कि क्या होगा, किसी भी सर्वाइव किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा, वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एनर्जी या फिर फूड कंज्यूम करते हैं, ताकि बाकी जो फंक्शंस जो है हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, वो परफॉर्म कर सके हम। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर मान लीजिए ह्यूमन हो गया एक साइड, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। और इंसेक्ट मान लेते हैं, इंसेक्ट भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो इंसेक्ट भी एक ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लेकिन दोनों का क्या होगा, न्यूट्रिशनल प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि उनका जो डिपेंडेंस रहता है सोर्स ऑफ कार्बन पे, वो क्या होता है, वो अलग रहता है। उनका सोर्स ऑफ कार्बन जो रहता है, जहाँ से वो
वो फूड लेते हैं वो अलग रहता है, इसीलिए सबका न्यूट्रिशनल प्रोसेस क्या है, अलग रहता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि हम ये जानते हैं पहले से, ये हम 8 7 में पढ़ चुके हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन होता है, इसका एग्जाम्पल्स होता है, ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है ए प्लांट प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। ओके, तो some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of CO2 and H2O। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि और किस फॉर्म में करता है, CO2 और H2O से। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से CO2 और H2O के फॉर्म में, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोटॉप। तो जो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को जो परफॉर्म करता है उसको ऑटोटॉप्स बोला जाता है। प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये तो हो गया कि ये लोगों ने क्या किया, प्लांट ने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया। तो अब जो ये न्यूट्रिशन लेंगे, यानी कि प्लांट क्या बनाता है, प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट, प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बनाया और तुरंत खत्म कर देगा, ऐसा तो नहीं है। ये क्या करेगा, इसको वो स्टोर करके रखेगा, ये जो बनाया इसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। और वैसे ही क्या होता है, ह्यूमन भी जो है अपना एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ओके, तो the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert this into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight is the photosynthesis, is called the photosynthesis। तो वैसा प्रोसेस जिससे कि ऑटोटॉप्स CO2 और H2O लेता है और उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक बार फिर बताते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑटोटॉप CO2 और H2O लेता है और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ओके, अब इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, आई विल रिकमेंड दिस टू रिमेंबर। आप इसको याद कर लीजिए। ओके, आप इसको याद कर लीजिए, याद करने का बताते हैं आपको। जैसे कि CO2 लेता है और H2O लेता है, हमने देख लिया किसके प्रेजेंट में लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में लेता है। तो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन रिलीज करता है, हम सब जानते हैं कि प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। और H2O बनाता है, हम सब जानते हैं क्या होता है, वो अपना जो वो वाटर लॉस भी करता है, H2O बना के उसको यूज करता है, और जो हो जाता है मतलब जो एक्स्ट्रा रहता है उसको वो लॉस कर देता है। तो इसीलिए हम क्या जानते हैं कि वो CO2 H2O लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है, और क्या करता है और वाटर बनाता है। तो वो इतना तो हम लिख देंगे। उसके बाद ये जो है ये बैलेंसिंग करने पे आ जाएगा, आप एक बार करके देख लीजिएगा। यहाँ से जो है बैलेंसिंग का ये बैलेंसिंग हमको क्यों करना पड़ रहा है, बैलेंसिंग करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसका फॉर्मूला ही है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ही है। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इक्वेशन अनबैलेंस हो जाता है, इसीलिए फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप एक बार करके देख लीजिएगा, आप ठीक से देख लीजिए इसको। उसके बाद आप अगर चाहें तो नोट्स भी ये जब आप डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आप वहाँ भी इसको देख के क्या कीजिएगा, एक बार और या तो याद कर लीजिएगा या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इसको भूले नहीं। ओके, अब बढ़ते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी रहता है। ओके, तो कौन कौन सा रॉ मटेरियल के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा था क्या, सनलाइट में लेता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में लेता है, तो ये दोनों तो जरूरी होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी हो गया।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है। ये भी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में लेता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये चार जो है, ये 1 और 2, ये 3 और ये 4, ये चारों क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। सम सेल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स which are called cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll। मतलब है कि कुछ सेल जो होता है, सम सेल, वो क्या करता है, वो कुछ सेल जो है सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट्स होता है और उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करता है। तो क्लोरोफिल में ही होता है, क्लोरोफिल में ही होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में होता है। और क्लोरोफिल कहाँ में रहता है, क्लोरोफिल जो है कुछ सेल में रहता है जो कि सेल ऑर्गेनल्स होता है और उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है। मतलब कि सीधे आप समझ लीजिए कि प्लांट वाला ग्रीन, कोई भी प्लांट में अगर ग्रीन पार्ट्स है या फिर कुछ प्लांट जो ग्रीन नहीं रहता है उसमें भी सेल ऑर्गेनल्स रहता है और कहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में, तो वो सब अलग केसेस है। हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। तो जिसमें ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट्स जहाँ पे होता है उसमें सेल ऑर्गेनल्स रहता है जो कि क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या है, हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो गया, क्लोरोफिल। ओके, अब हम आगे देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मेन इवेंट्स है, क्या क्या अब मेन चीजें जो है फोटोसिंथेसिस में होती है। पहला क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले अगर कोई प्लांट मान लेते हैं, ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये क्या करेगा, ये सन से पहले लेगा एनर्जी, पहले ये सन से एनर्जी लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उस लाइट एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये क्या करेगा, सनलाइट ले लिया, अब इसको जो है अपना में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो वाटर रूट्स से या फिर रूट्स से ले रहा होगा वो क्या करेगा, उसको ये तोड़ेगा, तोड़ के क्या बनाएगा, H2O और O2 बनाएगा। और फिर CO2 ले रहा होगा, एक प्लांट है, ये क्या कर रहा होगा, CO2 ले रहा होगा, इसको फिर रिड्यूस कर देगा। यानी कि रिड्यूस करने का मतलब क्या है, रिड्यूस करने का मतलब ये है कि इसमें क्या करेगा, इसमें वेट 1 मिनट, रिडक्शन के बारे में क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीजन जोड़ता है या तो क्या करता है, हाइड्रोजन हटाता है। और रिडक्शन में क्या करता है, ऑक्सीजन हटाता है या तो हाइड्रोजन जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन हटा देगा तो O2 बन जाएगा। और ये जो C है ये क्या हो जाएगा, जब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो ये C जो है, ये C यूज हो जाएगा किसमें, जो हम ग्लूकोज बनाएगा, मतलब हमने जो प्लांट ग्लूकोज बनाएगा उसमें इसको यूज कर लेगा। तो वो इसीलिए वो देता भी क्या है, वो देता है C6H12O6 और क्या देता है, O2 और क्या देता है, H2O। ओके, तो क्या क्या करता है, पहला वो लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल से, उसके बाद जो लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, उसके बाद क्या करता है, CO2 जो वो ले रहा होता है, CO2 जो ले रहा होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, उसको क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कि C6H12O6 बना देता है। ओके, अब देखने वाले हैं हम क्या, अब देखने वाले हैं कि ये जो है, ये हमने यहाँ तो पढ़ लिया कि क्या, यहाँ पे पढ़ लिया कि CO2 को रिड्यूस कर लेता है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये CO2 प्लांट्स के पास आया कहाँ से, ये CO2 जो है प्लांट्स के पास आया कहाँ से जो उसको रिड्यूस किया। तो CO2 जो है ये कहाँ से लेता है, ये स्टोमाटा से लेता है, CO2 स्टोमाटा से लेता है। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा आर द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो छोटा छोटा पार्ट्स जो है प्रेजेंट जो रहता है लीव्स पे, इस बड़ा मैग्नीफाइंग इमेज है ये, लेकिन रहता कितना बड़ा बड़ा है, रहता है इतना बड़ा बड़ा, छोटा छोटा पॉइंट में रहता है। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग इमेज है, ये मैग्नीफाइंग इमेज है, रहता है छोटा छोटा पार्ट में। तो जो टाइनी पोर्स होता है लीव्स के सरफेस पे, जो टाइनी पोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, इसका फंक्शन क्या है स्टोमाटा का, पहला फंक्शन है कि
एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2। पहला क्या करता है, पहला तो ये क्या करता है, पहला O2 गैस को और CO2 गैस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। मतलब कि ये अदला बदली, मतलब CO2 छोड़ा O2 लिया, सॉरी O2 छोड़ा और CO2 लिया। हाँ, और यहाँ पे मेन बात ये है कि मैंने अभी क्या बोला था कि O2 वो लिया और CO2 छोड़ा है, तो ये प्रोसेस भी ये करता है, कब करता है, रात में करता है। ये हम कब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन में। ओके, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फंक्शन क्या हो गया स्टोमाटा का फंक्शन हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा फंक्शन क्या है, मेसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सॉरी, ये क्या है, ये है हमारा हेडलाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और O2। ये क्या है, हमारा हेडलाइन है कि एक्सचेंज करता है गैसेस को, CO2 और O2 को। तो मेसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो इससे जो है ये जो हमारा बना हुआ है, इससे क्या होता है, इससे ये मेसिव अमाउंट में, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स में, इस पोर्स के थ्रू। कब और क्यों होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। इसको वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए होता है। तो ये CO2 कहाँ से ले रहा होता है, ये CO2 वो जो है स्टोमाटा से ले रहा होता है, ये CO2 स्टोमाटा से ले रहा होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमाटा से, इसका पहला फंक्शन हो गया। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्योर्स अक्रॉस द लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोमाटा से होता है, ये स्टेम से भी हो सकता है और रूट से भी हो सकता है। और लीव्स में तो स्टोमाटा प्रेजेंट रहता ही है। ओके, तो स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है। अब दूसरा फंक्शन है, अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है large amount of water can be lost through the stomata. The plant closes the spores when it doesn't need CO2 for photosynthesis. तो ये जो था स्टोमाटा जो था, ये जो स्टोमाटा था, इससे क्या होता है, इससे ये लार्ज अमाउंट में जो है वाटर भी लॉस्ट होता है। ये लार्ज अमाउंट में वाटर भी लॉस्ट होता है इन स्टोमाटा से, इस स्टोमाटा से लार्ज अमाउंट में वाटर भी लॉस्ट होता है। और प्लांट जो है अपना पोर्स को बंद कर लेता है जब इसको CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं रहता है। और इससे क्या होता है, इससे ये वाटर लॉस भी होता है। तो वाटर लॉस कैसे होगा, ये भी हम कब देखेंगे, ये भी हम देखेंगे जब हम इसका ट्रांसपीरेशन, यानी कि प्लांट्स का जब ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे होंगे बाकी आने वाले पार्ट्स में, तो उसमें देखेंगे कि ये स्टोमाटा से कैसे ये जो है लॉस्ट कर रहा होता है वाटर। ओके, तो अभी सिर्फ याद रखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा फंक्शन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट टू दिस स्टोमाटा। इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वाटर भी लॉस्ट होता है। और ये जो है स्टोमाटा जो है अपना पोर्स जो है बंद कर लेता है जब उसको CO2 का जरूरी नहीं रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और एक पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ये जो होता है स्टोमाटा का, ये किसका जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है गार्ड सेल का। जब गार्ड सेल में जो है पानी भर जाता है, वाटर भर जाता है, H2O भर जाता है, तो क्या करता है, ये फूल जाता है। और क्या करता है, फूल जाता है और खुल जाता है और वाटर लॉस्ट हो जाता है। और जब वाटर लॉस्ट हो जाता है तो यह क्या करता है, श्रिंक हो जाता है। ये श्रिंक हो जाता है मतलब कि बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। और जो इसको फोटोसिंथेसिस का जरूरी, मतलब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस बंद हो जाता है और CO2 की जरूरत नहीं रहता है, इसको क्या करता है, बंद कर लेता है। और दूसरा क्या था कि वाटर लॉस्ट करता है। और वाटर लॉस्ट करता है तो जब वाटर इसको लॉस्ट करना रहेगा तो क्या करता है, ये जब वाटर इसमें भर जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें वाटर भर जाता है तो क्या करता है, स्वेल हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। और फूलने के बाद ये खुल जाता है और वाटर लॉस्ट करने के बाद श्रिंक हो जाता है, मतलब कि ये बंद हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फैक्ट। लेकिन ये NCERT बुक में क्या है, आपका फैक्ट की तरह नहीं दिया हुआ है, ये आपका अब पैराग्राफ में ही है। तो इसलिए ये आपका जरूरी है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। ओके, तो नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो वो बता रहा है, NCERT में आपको बताया गया कि नाइट्रोजन जो है इसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए और बाकी कंपाउंड्स का सिंथेसिस के लिए।
और ये किस किस फॉर्म में लिया जाता है, ये या तो नाइट्राइट में ले लिया जाता है या नाइट्रेट्स में ले लिया जाता है, या नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट में। नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट में लिया जाता है और नाइट्राइट में लिया जाता है। और ई जो है कहाँ से लिया जाता है, as organic compounds which prepared by bacteria from atmospheric nitrogen, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले लिया जाता है जो कि बैक्टीरिया द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी जो है ये लेता है, किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में लेता है। नाइट्रोजन किस लिए जरूरी रहता है, नाइट्रोजन जरूरी रहता है प्रोटीन का सिंथेसिस और बाकी कंपाउंड्स का सिंथेसिस के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन मतलब अब कि हम ह्यूमन बींग्स का पार्ट इसमें पढ़ेंगे, लेकिन और भी ये कुछ जो है जो कि हेटेरोटॉप्स में आता है। तो हेटेरोटॉप्स में जो है 3 प्रकार का न्यूट्रिशन आता है। पहला हो जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन और तीसरा हो जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ओके, हम एक एक करके पढ़ते हैं सबको, और लेकिन पहले देखते हैं कि होता क्या है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो वो हमने क्या पढ़ा था ऑटोटॉपिक में। ऑटोटॉपिक में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करता है, जो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ों से जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि O2 और CO2 से, सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में। लेकिन अब हेटेरोटॉपिक पढ़ने वाले हैं तो इसमें क्या है, इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई। तो इस न्यूट्रिशन में यानी कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डायरेक्टली और या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। डायरेक्टली मतलब कि या तो वो हम एनिमल का बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, प्लांट्स को वो कंज्यूम कर लेता है, और फिर इनडायरेक्टली में हम ह्यूमन का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि या तो वो मीट खाता है। मीट खाते तो क्या खाता है, मीट जो जानवर आप खा रहे हो क्या खाता है, प्लांट खाता है। तो वो प्लांट खाता है तो इनडायरेक्टली आप फिर प्लांट पे जा रहे हैं। या फिर हम ग्रेन्स या फिर बाकी क्रॉप्स खाते हैं तो वो क्या है, वो भी डायरेक्टली, वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड रहता है वो फूड सप्लाई के लिए। अब इसमें 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स कौन कौन सा है, 3 पार्ट्स है सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, पैरासेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वैसा ऑर्गेनिजम्स आता है जो कि फूड मटेरियल को वो बॉडी के बाहर तोड़ लेता है और फिर उसको कंज्यूम करता है या फिर अब्जॉर्ब करता है। इसका एग्जांपल हो जाता है फंगी, ईस्ट और मशरूम। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन आता है, एच से ह्यूमन। ओके, एच से होलोजोइक, एच से ह्यूमन। तो ऑर्गेनिज्म टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में वैसा ऑर्गेनिज्म आता है जो कि क्या करता है, पूरा का पूरा मटेरियल टेक इन कर लेता है, और फिर उसको अपने बॉडी के अंदर तोड़ता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अमोएबा, एनिमल्स में, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ह्यूमन। एच से होलोजोइक और एच से ह्यूमन। ओके, अब देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिप्राइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन ले लेता है प्लांट या फिर एनिमल से बिना उनको मारे हुए, बिना किसी एनिमल को हार्म किए हुए या फिर मारते हुए क्या करता है, वो उससे ऑर्गेनिज्म डिप्राइव कर लेता है, या तो उसके बॉडी से करता है या फिर किसी और तरीका से करता है। तो वो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल टिक्स, लीचेस, टैपवर्म्स और केसकटा यानी कि अमरबेल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे अपना यानी कि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल। तो हम पहले क्या बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर के बारे में, उसके बाद हम फिर जाएंगे मल्टीसेलुलर के बारे में। पहले यूनिसेलुलर के बारे में बात कर लेंगे इतना, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे हम, मल्टीसेलुलर में यानी कि ह्यूमंस में। ओके, तो पहले हम यूनिसेलुलर का बात कर लेते हैं।
तो यूनिसेलुलर में देखते हैं, यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस, यानी कि ये मान लेते हैं ये क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपना पूरा सरफेस, पूरा जो सरफेस है इसका ये पूरा से फूड कंज्यूम करता है, ये पूरा का हेल्प से फूड कंज्यूम करता है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमोइबा हो गया और पैरामोसियम हो गया। पैरामोसियम और अमोइबा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। पैरामोसियम का आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, ये पैरामोसियम का सही स्पेलिंग है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बाकी जगह आप देखिएगा तो आपको पैरामोसियम मिलेगा, पैरामोइसियम नहीं मिलेगा। आप इसका स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं अमोइबा। Amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken into simpler ones which then diffuse into cytoplasm. और आगे क्या है, the remaining undigested material is moved to the cell and thrown out. और remaining क्या होता है, undigested material सेल को चला जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस देखते हैं। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है इसके आधार पे हम देख रहे हैं। ओके, तो अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। तो हम क्या जानते हैं अमोइबा कैसा होता है, अमोइबा एक कैसा भी ऐसा शेप हो गया, वो एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है। तो ओके, हम पहले फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएंगे। ये मान लीजिए फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। ओके, फिंगर लाइक एक्सटेंशन है विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। ये मान लीजिए आप क्या है, ये फूड पार्टिकल है, इसके ऊपर फ्यूज करता है फूड वैक्यूल बना के। ओके, अब हम फ्यूज करते हुए दिखा देते हैं। ये मान लीजिए एक्सटेंशन है, ये क्या कर रहा है, ये इस पे फ्यूज कर रहा है फूड वैक्यूल बनाते हुए। फूड वैक्यूल बनाते हुए क्या कर रहा है, फूड वैक्यूल बनाते हुए, अच्छा ये यहाँ तक मान लीजिए फूड वैक्यूल ऐसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। ओके, ये हो गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाते हुए पहले फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना के क्या करता है, फूड को पकड़ता है, उसके बाद फूड वैक्यूल बना के क्या करता है, उसको वो फूड वैक्यूल में, मतलब कि ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन से अपने अंदर लेता है, उसके बाद फूड वैक्यूल बनाता है। और फूड वैक्यूल में क्या करता है, फूड वैक्यूल में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो रहता है उसको ब्रोकन डाउन कर लेता है सिंपलर वंस में। उसके बाद जो क्या होता है वो साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये यहाँ जो होता है वो यहाँ चला जाता है और बाकी जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड होता है वो क्या होता है, थ्रोन आउट कर दिया जाता है। तो अब आपको प्रोसेस समझा देते हैं, पहले आपको इसका थ्योरी समझा देते हैं। तो अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमोइबा जो है टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन का यूज करके ये फूड लेता है विच ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, जो कि ये क्या करता है, फूड पार्टिकल पे ये फ्यूज करता है, यानी कि उसको पकड़ता है। कैसे पकड़ता है, फूड वैक्यूल बना के पकड़ता है इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के इनसाइड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होता है उसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और फिर क्या होता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल यूज टू मूव द सेल एंड थ्रोन आउट। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो जाता है वो सेल में चला जाता है और फिर बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, तो हम देखते हैं, ये आपको हम डायग्राम दिखा देते हैं इसका। ओके, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, ये क्या है, ये हमारा अमोइबा है, ये अमोइबा है किसी भी शेप का। यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे हम दे दिए क्या, ये फूड पार्टिकल दे दिए। ओके, थोड़ा फूड पार्टिकल थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। ये हम क्या दे दिए, ये यहाँ दे दिए हम फूड पार्टिकल। उसके बाद ये क्या करेगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा। ओके, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना क्या किया, ये फूड को अपने अंदर लेगा। फिंगर लाइक एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन को बोला जाता है सूडोपोडिया बोला जाता है। उसके बाद क्या करेगा, ये उसको फूड वैक्यूल बना के पकड़ लेगा। ये उसको फूड वैक्यूल बना के क्या करेगा, ये उसको, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा ऐसे। हाँ, ये हो गया फूड वैक्यूल कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल बना क्या हुआ, इसको ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होगा इसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जाके मिल जाएगा, और फिर
ईट जो यहाँ पे मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, यहाँ जो है ये सब में मिल जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड रहेगा, जो कि इसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, उसको क्या करेगा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से ये थ्रो कर देगा। ओके, तो हम इसका पिक्चर के साथ जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहले क्या किया, पहले ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, फूड है। ओके, न्यूक्लियस है, फूड है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेगा, सूडोपोडिया बनाएगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा, सूडोपोडिया बनाया, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा। उसके बाद फूड कैप्चर करेगा, फूड के पास जाएगा, कैप्चर किया उसको, क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल बनाएगा। ओके, ये क्या किया, ये फूड वैक्यूल बना दिया, ये क्या किया, फूड वैक्यूल बना दिया। उसके बाद उसको क्या करेगा, उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म में दे देगा, डाइजेशन करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको क्या करेगा, सरफेस में मूव कर देगा और थ्रो आउट कर देगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब पैरामोसियम भी ऐसे कुछ करता है, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है। वो क्या करता है, द सेल हैज ए डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। पहले हम आपको जो है मान लीजिए ये क्या है, ये पैरामोसियम है। पैरामोसियम में क्या होता है, पूरा जो है ऐसे 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 होता है। ओके, तो यहाँ पे एक डिफिनिट शेप होता है। अगर मैं कहीं पे हटा देता हूँ, वो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे जो है एक डिफिनिट शेप हो गया। यहाँ पे एक डिफिनिट शेप होता है, जहाँ पे कि ये क्या करता है, फूड लेता है, यहाँ से क्या करता है, ये फूड कंज्यूम करता है, यहाँ से ये फूड कंज्यूम करता है। तो ये अगर मान लीजिए फूड यहाँ है और इसको यहाँ तक लेके जाना है, तो ये जो है ये मूव होते जाएगा, सीलिया के मूवमेंट से यहाँ तक पहुँचाएगा और यहाँ आके क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो पैरामोसियम वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप समझ लीजिए कि इसमें जो होता है डिफिनिट शेप होता है और फूड लेता है एक स्पेसिफिक स्पॉट पे। इसमें एक डिफिनिट शेप होता है, एक डिफिनिट स्पॉट पे क्या करता है, फूड लेता है और वहाँ तक क्या कैसे पहुँचता है, वैसे ये जो है मतलब कि वहाँ तक एक पैरामोसियम में समझ लीजिए, पैरामोसियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि क्या होता है, एक डिफिनिट शेप रहता है और वो एक डिफिनिट स्पॉट पे जो है फूड लेता है और वहाँ तक फूड कैसे पहुँचाता है, वो वहाँ तक फूड पहुँचाता है सीलिया के मूवमेंट से, जो कि उसका इंटायर सरफेस पे मौजूद रहता है। सेल का इंटायर सरफेस पे सीलिया मौजूद रहता है, जिसके मूवमेंट से वो वहाँ तक पहुँचाता है। तो इसको हम शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करते हैं, सीलिया रहता है पूरा बॉडी पे, एक डिफिनिट शेप में ही लेता है। पहला तो हो जाएगा क्या कि ये पैरामोसियम एक डिफिनिट स्पॉट पे ही क्या करता है, फूड लेता है। वहाँ तक कैसे पहुँचाता है, वहाँ तक सीलिया के मूवमेंट से पहुँचाता है, वहाँ पे फूड लेता है और फिर ये स्पेसिफिक स्पॉट पे चला जाता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो इंजेक्शन पहले क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वंस, मतलब कि ये जो हमारा फूड मटेरियल रहता है उसको इनटेक करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ऑब्जॉर्प्शन करते हैं यानी कि मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड करते हैं, उसके बाद असेमिलेशन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, रिमूव कर देते हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ टू एनस रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ में। ओके, यहाँ आप देख लीजिए। तो द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए माउथ टू द एनस। तो एक एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड रहता है माउथ से। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और इसमें जो है वेरियस रीजन्स होता है जो कि ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड रहता है। आप यहाँ पे देख लीजिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, इसको कैसे बनाना है, इसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। ओके, तो ये देख लीजिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल क्या है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल माउथ से एक बेसिकली लॉन्ग लंबा ट्यूब है जिसमें कि ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स रहता है और जिसका कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस रहता है ये सब का। ओके, तो अब यहाँ पे हम पहले क्या देख रहे हैं, पहले माउथ देख रहे हैं। तो पहले अब हम माउथ का देखने वाले हैं प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं माउथ का प्रॉपर्टी। तो माउथ क्या होता है, माउथ किस लिए यूज होता है, माउथ इनटेक ऑफ होल
फूड, जो वो पूरा का पूरा फूड क्या करते हैं हम लोग इनटेक करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है होलोजोइक है। होलोजोइक क्या करता है, पूरा फूड पहले इनटेक करता है, उसके बाद फिर उसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करता है। तो पहले हम जैसे फूड रहेगा उसको क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टीथ रहेगा, टीथ से क्या करते हैं, फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ स्मॉल टेक्सचर, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो हम क्या करते हैं, फूड को जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में और सेम टेक्सचर का और स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किससे, टीथ से। और कैसे होता है ये, हम उसको क्रश करते हैं टीथ से। डेंटल कैरीज और टूथ देखे, अब यहाँ पे जनरल चीज बता दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है कि डेंटल कैरीज जो है अगर ये जो एनिमल रहता है या फिर डेंटाइन जो दांत में रहता है वो अगर सॉफ्ट हो जाता है तो क्या होता है, दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और वो सर मतलब कि सॉफ्ट होना कब स्टार्ट होता है, अगर आपके मुंह में शुगर प्रोड्यूस हो रहा है और आप जनरली उसको साफ नहीं कर रहे हैं तब, ये इसलिए आपको सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, यही ये सब कहना चाह रहा है। तो क्या होगा वहाँ पे, अगर आप शुगर प्रोड्यूस हो रहा है एसिड हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपको सॉफ्ट कर देगा, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और क्या करेगा, वो आपके टीथ पे चिपक जाएगा और फिर डेंटल प्लेग बन जाएगा, यानी कि आपका दांत सड़ने लगेगा। इसलिए आपको ब्रश करना चाहिए। ये जनरल अवेयरनेस के लिए था, जो कि एनसीईआरटी में जनरली किया जाता है, जनरल अवेयरनेस। अब देखते हैं टंग। तो सबसे पहले हम पीछे चलते हैं और फिर देखते हैं कि माउथ के बाद क्या था। माउथ हम देख लिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आ रहा है टंग। दूसरा क्या है, टंग। तो हम टंग का देखने वाले होंगे, तो टंग का चलिए देखते हैं। टंग टंग किस लिए होता है, रोलिंग ऑफ फूड, फूड को घुमाने के लिए, टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड का टेस्ट करने के लिए, सोलिंग एंड पुशिंग डाउन द फूड, इसको निगलने के लिए या फिर नीचे धकेलने के लिए। सम ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूटिलाइज करता है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या होता है, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट करने का जरूरी रहता है उसका अपकीप या फिर ग्रोथ के लिए यूज किए जाने से पहले। और किस मदद से होता है, किसकी मदद से होता है, एंजाइम्स की मदद से होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है यूटिलाइज करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, ब्रोक डाउन करता है सिंपलर वंस में बिफोर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उससे पहले कि ये क्या हो, बॉडी के ग्रोथ या फिर बाकी प्रोसेस के लिए यूज हो। और ये किस लिए किया जाता है, मतलब कि किस चीज के किया जाता है, ये किया जाता है बायोकैटालिस्ट से, जो कि है एंजाइम्स। ओके, अब सलीवा एंड सेलेवरी ग्लैंड एंड सेलेवरी एमलाइज। अब हम क्या पढ़ेंगे, सलीवा, सेलेवरी ग्लैंड और सेलेवरी एमलाइज, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाई सलीवा, सलीवा पहले होता क्यों है, सलीवा पहले होता क्यों है, तो इसलिए होता है कि ये लाइनिंग हमारा कैनल का क्या होता है, लाइनिंग जो वो आपको हम दिखाते हैं, ये जो है, ये जो लाइनिंग है हमारे, ये जो है ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट होता है। ओके, ये बहुत सॉफ्ट होता है। उसके बाद ये चूंकि सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन करता है। सलीवा, सलीवा वो क्या है, एंजाइम है। When we eat something, a fluid secretes called saliva secreted by salivary gland। तो इसीलिए जब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, एक फ्लूइड सेक्रेट होता है जिसको क्या बोला जाता है, सलीवा बोला जाता है। और कहाँ से सेक्रेट होता है, उस सेलेवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। तो ये किस लिए जरूरी होता है सलीवा, क्योंकि हमारा कैनल क्या है, कैनल का लाइनिंग सॉफ्ट है और वहाँ पे इसलिए क्या होना चाहिए, सॉफ्ट सब्सटेंसेस जाना चाहिए। तो ये क्या करता है, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट करता है ताकि हमारा जो लाइनिंग होता है जो कि सॉफ्ट होता है उसको कुछ नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए जब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या करता है, सालीवा, हमारा मुंह क्या करता है, सालीवा सेक्रेट करता है। और सालीवा कहाँ से आ रहा होता है, सेलेवरी ग्लैंड से आ रहा होता है। द फूड वी इंजेस्ट इज कॉम्प्लेक्स नेचर। जो हम फूड लेते हैं, मतलब कि जो हम निगलते हैं, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इट इज टू बी ऑब्जॉर्व फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल, उसको एलिमेंट्री कैनल से गुजरना होता है। इट हैज टू बी ब्रोकन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम, इसको एंजाइम्स की मदद से किया जाता है। ये जो वो अभी हम आपको वो बताए थे, ये आपको समझाने के लिए था। वेट 1 मिनट, सॉरी। तो अभी हम आपको जो बताएं ये क्या था, आपको समझाने के लिए था। ये आपको समझाने के लिए था
ये आपको समझाने के लिए था। और ये क्या है, ये एनसीईआरटी का है। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिए। याद नहीं, आप समझ चुके हैं कि क्या होता है जब भी हम खाते हैं, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का रहता है, इसलिए उसको वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल से अब्जॉर्ब यानी कि गुजरना रहता है, इसलिए उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। और ये किसके मदद से किया जाता है, ये मदद से किया जाता है सेलेब्री एंजाइम्स की मदद से, सॉरी एंजाइम्स की मदद से किया जाता है। और इसी एंजाइम्स का जो है एक एग्जाम्पल क्या है, सलीवा। सलीवा क्या है, एक एंजाइम है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। द सलीवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सेलेब्री एमेलाइज। अब सलीवा में भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि क्या कहलाता है, सेलेब्री एमेलाइज, डेट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर, जो कि क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर देने के लिए। ओके, तो हम क्या देखें, माउथ का देखें, हमें माउथ का देखें, माउथ क्या करता है, तोड़ता है उसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी रहता है उसको तोड़ता है। और टंग क्या करता है, टंग टेस्ट करता है। और वहीं पे ये बताया गया कि क्या होता है, जो वो लाइनिंग होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट होने का जरूरी रहता है। इसीलिए ये जब भी गुजरता है तो एक एंजाइम बायोकैटलिस्ट जो है उसको वो सॉफ्ट बनाता है या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है। और किसकी मदद से किया जाता है, सलीवा की मदद से किया जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, सलीवा निकलता है, सिक्रीट होता है। वो कहाँ से आता है, सेलेब्री ग्लैंड से आता है। और सलीवा में क्या कंटेन होता है, सेलेब्री एमेलाइज कंटेन करता है सलीवा, जो कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ये ब्रेक डाउन के लिए यूज किया जाता है, जो ताकि हमको क्या मिले, सिंपल शुगर मिल सके। अब ओसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक एक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओसोफेगस से क्या होता है, आपको हम दिखा देना चाहते हैं। ओके, तो ओसोफेगस होता क्या है, ओसोफेगस होता है ये पार्ट। ये पार्ट क्या हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया ओसोफेगस का। ओके, ये पार्ट हो गया ओसोफेगस का। यहाँ से क्या होता है, माउथ से ये कहाँ लेके जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी स्टोमक में। तो माउथ से स्टोमक तक कौन आपका कैरी करता है फूड को, ओसोफेगस कैरी करता है। ओसोफेगस, ओसोफेगस जो है आपका माउथ से लेके स्टोमक तक आपका फूड कैरी करता है। और ये कैसे पहुंचाता है, ये अब बताया है कि ये जो है कैसे कैरी करता है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से करता है। उसके बाद इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि फूड जो है रेगुलेटेड मैनर में जाए। मतलब कि अगर यहाँ से फूड गुजर रहा है तो ये सिर्फ नीचे ही गुजरे, ऐसा नहीं कि कभी नीचे कभी ऊपर हो। इसीलिए ये जो है यहाँ पे एक, ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब से पास हो रहा होता है उसको वो हर एक पार्ट से गुजरना होता है। इसीलिए वहाँ पे जरूरी क्या होता है, जरूरी होता है कि रेगुलेटेड मैनर में क्या हो, रेगुलेटेड मैनर में गुजरे along द डाइजेस्टिव ट्यूब से एक रेगुलेटेड मैनर में गुजरे, सो डैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट, ताकि वो क्या हो, हर पार्ट में अच्छा से पहुंचे। द लाइनिंग कैनल हैज मसल्स दैट contract rhythmically in order to push the food forward. This movement is called peristaltic movement. तो कैनल यानी कि वो जो होता है वहाँ क्या होता है, एक मूवमेंट हो रहा होता है, रिदमिकली एक मूवमेंट हो रहा होता है जो कि क्या करता है, पुश को आगे की तरफ धकेलते जाता है, उसको कभी पीछे नहीं जाने देता है, उसको सिर्फ आगे की तरफ धकेलते रहता है। ओके, तो उसको आगे की तरफ धकेलते रहता है और उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। ओके, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं किस किस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़े थे, हम लोग पहले पढ़े थे माउथ के बारे में, फिर पढ़े थे टीथ के बारे में, उसके बाद पढ़े थे कि टीथ में जो वो डेंटल कैरीज होता है वो सब कैसे रोका जाए, ब्रश करना चाहिए, ये सब पढ़े। उसके बाद टंग के बारे में पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हाथ पढ़े कि इंजाइम का जरूरी रहता है ताकि क्या हो, उसको तोड़ा जाए। और क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि लाइनिंग जो है हमारा सॉफ्ट रहता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है, इसलिए उसको तोड़ना जरूरी रहता है। और उसको तोड़ के क्या बना दिया जाता है, उसको तोड़ के बना दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से, ये थोड़ा सा सिंपलर यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओके, तो अब हमारे बॉडी में, अब यहाँ सवाल आता है कि हमारे बॉडी में क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था कि सलीवा होता है, सेलेब्री ग्लैंड और सेलेब्री एमेलाइज। इसका क्या होता है फंक्शन की, ये जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो एक फ्लूइड सेक्रेट होता है जो कि क्या होता है, सलीवा होता है, जो कि कहाँ से सेक्रेट हो रहा होता है, सेलेब्री ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा होता है। और सलीवा जो सेक्रेट हो रहा होता है उसमें क्या कंटेन करता है, उसमें कंटेन करता है सेलेब्री एमेलाइज, जो कि क्या करता है,
स्टार्च जो रहता है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि स्टार्च का जो डाइजेशन है, स्टार्च का डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो जो है स्टार्च का डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसको यहीं पे क्या होता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था, ओसोफेगस के बारे में पढ़ा था कि वो क्या करता है, माउथ से स्टोमक तक लेके जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। और फिर हमने पढ़ा था कि एक मूवमेंट का जरूरी रहता है जो कि क्या हो, और जिससे कि ये फूड रेगुलेटेड मैनर में आगे बढ़े, और इसीलिए क्या करता है, रिदमिकली जो है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है लाइनिंग का, ताकि वो क्या हो, आगे पुश हो। और इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। तो muscular walls of the stomach helps in mixing the food with thoroughly with more digestive enzymes। यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ से है। ओके, तो स्टोमक से स्टार्ट करते हैं। स्टोमक एक क्या है, तो मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो अभी तक कहाँ से आ चुका है, अभी तक ये सलीवा से गुजर चुका है। सलीवा में क्या हुआ, स्टार्च को बदल दिया गया है, किसमें, स्टार्च को शुगर में बदल दिया गया है। स्टार्च को क्या हुआ, शुगर में बदल दिया गया है। अब यहाँ पे जो है जो आता है फूड, वो क्या होता है, और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स होता है, जो कि उसको और सिंपल बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है स्टोमक में प्रेजेंट, वो गैस्ट्रिक जूसेस भी करता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस अब कौन कौन सा है, वो गैस्ट्रिक जूसेस हम देखेंगे। उसके बाद ये जो वो था कि स्टोमक में जो है मिलता है, जो कि उसको क्या करता है और ज़्यादा सिंपल बनाता है, वो अलग कैसा है उसको भी देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस देखते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन सा है, तो गैस्ट्रिक जूसेस 3 है, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। तो पेप्सिन किस लिए होता है, पेप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम। पेप्सिन है क्या, पेप्सिन है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। और एचसीएल क्या है, एचसीएल जो है एसिडिक बनाता है। क्यों एसिडिक बनाता है, पेप्सिन। तो अब यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस है, एचसीएल भी गैस्ट्रिक जूस है, लेकिन पेप्सिन को प्रोटीन को तोड़ने के लिए इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फूड जो है वो एसिडिक होना चाहिए, फूड एसिडिक होना चाहिए। तो ये फूड एसिडिक कौन बनाता है, ये एचसीएल बनाता है। तो एचसीएल क्या करता है, एचसीएल फूड को जो है एसिडिक बनाता है, ताकि क्या हो, पेप्सिन जो है, पेप्सिन ये इसको यानी कि प्रोटीन को आसानी से क्या कर सके, तोड़ सके, सिंप्लीफाई कर सके। ओके, और फिर म्यूकस का रोल क्या आता है, इन दोनों को तो हमने कनेक्ट कर दिया, अब म्यूकस को भी कनेक्ट करते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। ये हमारा स्टोमक हो गया। ओके सॉरी, ये हो गया, ये हाँ ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये स्टोमक हो गया। तो इसमें कौन कौन सा रहता है, पेप्सिन रहता है, एचसीएल रहता है, म्यूकस रहता है। तो इसका एक लाइनिंग है, स्टोमक का लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है स्टोमक का। अब एचसीएल क्या करेगा, जो फूड आएगा उसको एसिडिक बना देगा एचसीएल। और पेप्सिन क्या करेगा, एसिडिक जब फूड बन जाएगा तो प्रोटीन को जो है सिंप्लीफाई कर देगा। लेकिन जब एसिड यहाँ पे बन रहा होगा फूड को एसिडिक करने के लिए, तो एसिड से हम जानते हैं क्या कि एसिड से कुछ भी चीज़ क्या होता है, बर्न होता है। तो यहाँ पे तो हमारा स्टोमक भी बर्न हो सकता है। तो इसीलिए स्टोमक के इनर लाइनिंग को बचाने के लिए कौन है, म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है, हमारा स्टोमक का जो इनर लाइनिंग होता है, स्टोमक का जो इनर लाइनिंग होता है उसको बचाता है एसिड के एक्शन से। ओके, एसिड के एक्शन से बचाता है। अब फिर हम आते हैं स्फिंक्टर मसल में। स्फिंक्टर मसल क्या है, ए मसल विच रिलीजेज द फूड इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक। तो मसल मतलब कि ये मान लीजिए ये है आपका स्टोमक, यहाँ से क्या होगा, अब फूड यहाँ से ओसोफेगस से आया, स्टोमक से अब गुजरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब इसको जाना है। अब इसको कहाँ पे जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, जो कि ऐसा शेप का रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे जाना है। तो अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ये पेट है, मतलब कि स्टोमक है, तो स्टोमक से डायरेक्टली क्या हो, स्टोमक से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में सब पूरा का पूरा चला जाए।
तो इसीलिए वहाँ पे एक मसल होता है स्टोमक का, जो वो इंड पॉइंट होता है ना स्टोमक का, यानी कि मान लीजिए स्टोमक है तो ये जो है ना यहाँ पे एक मसल है जो कि क्या करता है, थोड़ा 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 करके क्या करता है, फूड रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसी को क्या बोला जाता है, स्फिंक्टर मसल। तो ये मसल विच रिलीजेज द फूड इन स्मॉल अमाउंट, जो कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में फूड रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक से, उसको स्फिंक्टर मसल बोला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया फूड, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन का, जहाँ की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इन तीनों का क्या हो जाता है, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज, इसको जो है सेक्रेशन यानी कि ये कुछ चीज़ें जो है, यानी कि कुछ जो चीज़ें इसको रिक्वायरमेंट रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और वो लीवर और पेनक्रियाज से भी रिसीव करता है। तो कौन कौन सी चीज़ें रिसीव करता है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या रिसीव करता है। तो फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक इज एसिडिक, फूड जो आता है वो एसिडिक रहता है, विच हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। तो अल्कलाइन सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्कलाइन होता क्या है। अल्कलाइन होता है बेस, एसिड बेस आप लोग पढ़े होंगे। तो एसिड और बेस का प्रॉपर्टी तो सीधा उल्टा होता है, तो एसिड में आ रहा है, लेकिन अब बाकी इंटेस्टाइनल जूस मतलब कि जो बाकी जो इंजाइम्स होगा उसके एक्ट करने के लिए इसको क्या है, इसको अल्कलाइन होने का ज़रूरत है, इसको अल्कलाइन होने का ज़रूरत है। तो ये किससे होगा, जो पेनक्रियाज का एंजाइम्स, यानी कि पेनक्रियाज जो स्टोमक में जो वो एंजाइम्स भेज रहा होगा पेनक्रियाज, उससे क्या होगा, उससे ये अल्कलाइन हो जाएगा। ओके, बाइल जूस ए कॉम्प्लिसेस इन दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। Fats are present in intestine in the form of large globules, which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break down in smaller globules, increasing the efficiency of enzyme. Okay, sorry guys. तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स यानी कि जो वो लीवर से जो एंजाइम आ रहा होगा वो क्या करेगा, उसको अल्कलाइन करेगा। तो लीवर से कौन कौन आ रहा होता है, लीवर से आ रहा होता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ओके, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट आ रहा होता है और बाइल जूस आ रहा होता है। तो बाइल जूस क्या करता है, इस पे यानी कि फैट पे एक्ट करता है, इसको किस लिए, इसको अल्कलाइन बनाने के लिए, इसको अल्कलाइन बनाता है। उसके बाद फैट जो आता है वो क्या होता है, लार्ज ग्लोबुल्स, यानी कि ऐसे ऐसे इतना इतना में होता है। तो अब इस पे इतना बड़ा को तोड़ते तोड़ते बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इंजाइम के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो उस पर काम करे और उसको तोड़े। तो इसीलिए बाइल सॉल्ट जो कि लीवर से फिर दूसरा जो वो इंजाइम जो लीवर से सिक्रेट होता है वो क्या करता है, इसको स्मॉलर ग्लोबुल्स में तोड़ देता है, ताकि जो इंजाइम इस पे एक्ट करने वाला है उसका क्या हो, इफिशियंसी बढ़ जाए। तो बाइल जूस पहले क्या करता है, बाइल जूस तो पहले क्या करता है, फैट को जो है अल्कलाइन बना देता है। और अब एक और रहता है बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट जो है इसको स्मॉल ग्लोबुल्स मतलब कि लार्जर ग्लोबुल्स जो रहता है उस पे एक्ट करना एंजाइम को मुश्किल रहता है, इसीलिए बाइल सॉल्ट जो है उसको स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि क्या हो, एंजाइम का एक्शन का एफिशिएंसी क्या हो, बढ़ जाए। अब पेनक्रियाज जो सिक्रेट करता है, द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस which contain enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fat। तो पेनक्रियाज क्या सब सेक्रेट कर रहा होता है, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट कर रहा होता है, जो कि इंजाइम जो मतलब कि पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज द्वारा सेक्रेट किया जाता है उसमें क्या क्या रहता है, ट्रिप्सिन रहता है और लाइपेज रहता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो आप कहेंगे प्रोटीन पेप्सिन से डाइजेस्ट होके आ रहा होता है, तो वो डाइजेस्ट होके नहीं आ रहा होता, वो इमल्सीफाई होके आ रहा होता है, मतलब कि ये सिंपल बन के आ रहा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है वहाँ पे, यहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे आकर डाइजेस्ट होता है। तो वो इसको कौन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन करता है। और लाइपेज किस पे एक्ट करता है, ये जो बाइल सॉल्ट पहले बाइल जूस क्या किया, इसको अल्कलाइन बना दिया, उसके बाद बाइल सॉल्ट क्या किया, उसको स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज अब उस पे एक्ट करेगा इमल्सीफाई पे, और फिर उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में।
सॉरी, क्या इसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, एक मिनट, लेट मी सी। तो उसमें इसमें कन्वर्ट कर रहा होता है फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल। यस, फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो इसका फिर से पढ़ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें लीवर और पेनक्रियास से आता है सेक्रेशन। तो जो लीवर से सेक्रेशन आ रहा होता है वो होता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है, पहले उसको अल्कलाइन कर देता है, क्योंकि ये बाकी एंजाइम्स के एक्शन के लिए उसको अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट जो है लार्जर ग्लोबुल्स यानी कि जो इंटेस्टाइन से आता है, यानी कि जो स्टोमिक से आता है वो लार्जर ग्लोबुल्स में रहता है, तो उसको क्या करता है, स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है, जहाँ की ताकि जो इंजाइम एक्ट करने वाला है वो क्या करे, उसको वो इफिशियंसी उसका बढ़ जाए। उसके बाद पेनक्रियाज भी अपना सेक्रेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है, पेनक्रिएटिव जूस होता है, जिसमें कौन कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या करता है, इमल्सीफाई फैट पर जो होता है उस पर इमल्सीफाइड फैट पे एक्ट करता है। एक्ट करके क्या बना देता है, ग्लाइसरॉल बना देता है, या फिर फैटी एसिड बना देता है। ओके, इतना देख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द walls of small intestine secrete intestinal juices. The enzymes present in it finally convert the protein in amino acid complex carbohydrate into glucose, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो जिस पे एक्ट कर चुका होता है, यानी कि किस पे एक्ट करता है, लाइपेज किस पे एक्ट करता है, लाइपेज एक्ट करता है फैट पे। वो उस पे इमल्सीफाई करके उसको बहुत कुछ और में कन्वर्ट कर चुका होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। आपके रेफरेंस बुक में एक बात याद रखिए, आपका रेफरेंस बुक में ये दिया पेप्टॉन्स और कुछ दिया हो सकता है, लेकिन हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वो सब चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दी गई है। आप एक एक लाइन पढ़ के देख लीजिए, आप न्यूली ये ओल्ड दोनों एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिए, आपको एक भी लाइन इन एक भी शब्द वैसा नहीं मिलेगा जो कि रेफरेंस बुक में रहता है। इसीलिए हमको रेफरेंस बुक वाला थोड़ा सा भी नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी से ले रहे हैं। तो क्या करेगा, पेनक्रियाज और पेनक्रियाज और लीवर से जो सेक्रेशन आ रहा होता है, लीवर क्या करता है, लीवर का सेक्रेशन उसको वो अल्कलाइन कर देता है। पहला बाइल जूस जो रहता है अल्कलाइन करता है, बाइल सॉल्ट जो रहता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर चुका होता है, इमल्सीफाई कर देता है, स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि क्या हो, बाकी जो इंजाइम आने वाला है, यानी कि ये जो सीन में आने वाला है उसका एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। और पेनक्रियाज क्या क्या सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज जो है सेक्रेट करता है लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन पे एक्ट करता है, और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है फैट जो है उसको इमल्सीफाई करता है, यानी कि जो स्मॉलर ग्लोबुल्स में जो कन्वर्ट किया था सॉल्ट, उसको क्या करेगा और इमल्सीफाई कर देगा। अब इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका भी कुछ अपना इंटेस्टिनल जूसेस रहेगा, इसका भी अपना कुछ एंजाइम्स रहेगा। तो इसमें इंटेस्टिनल जूसेस होता है, और फाइनली लास्ट में, मतलब कि ये जो फाइनल डाइजेशन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, अब वो इंटेस्टिनल जूसेस आता है सीन में, और उसको फाइनली क्या कन्वर्ट करके रख देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो क्या कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे आता है कि अब यहाँ से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब यहाँ से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें विली प्रेजेंट रहता है। तो विली होता क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ऐसा सब जो पार्ट्स रहता है इसमें इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कैसा रहता है, वो ऐसा रहता है, ऐसा, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो आप डाइजेस्ट कर रहे होंगे, जो वो कन्वर्ट कर रहा होता है प्रोटीन और ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, उसको क्या कर सके, उसको अब्जॉर्ब कर सके। और बाकी पार्ट्स वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए वहाँ से क्या है, वहाँ से वो अदर पार्ट्स में आसानी से पहुँचता है। ये एक्स्ट्रा था, रेफरेंस बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ये दिया गया है कि बिल्ली होता है वहाँ पे प्रेजेंट, जो कि न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, और उसका फंक्शन क्या है, वो जो अब्जॉर्प्शन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मतलब कि ये जो वो रहता है विली ऐसे रहता है, इसमें इतना में क्या है,
अब्जॉर्ब होता है, जो वो भी कन्वर्ट हो रहा होता है एमिनो एसिड या फिर ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड, ये सब क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकता है, इसीलिए ये इसका अब्जॉर्प्शन के लिए जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है। और बताया है कि विली जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ब्लड वेसल यानी कि विली जो रहता है, यानी कि जो इनर लाइनिंग में रहता है ऐसा ऐसा, इसमें रिचली ब्लड सप्लाई रहता है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड आते जाते रहता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा सप्लाई रहता है। इसीलिए चूंकि ब्लड का क्या है, बहुत ज़्यादा सप्लाई रहता है, इसीलिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जितना भी ये चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहा होता है सरफेस एरिया, क्योंकि ये बढ़ा देता है तो ये बहुत ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व कर लेता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको फिर फाइनली क्या करता है, बाकी ईच एंड एवरी इस सेल में ऑफ बॉडी, यानी कि हर हर पार्ट या फिर हर एक एक सेल तक जो है ई उसको पहुंचाता है। where it is utilized for obtaining energy, building of new tissues, repair of old tissues। जहाँ पे यानी कि ये जो सेल्स में ही पहुंचाता है वहाँ पे कैसे यूज हो रहा होता है, ये या तो एनर्जी के लिए यूज हो रहा होता है या फिर उसको टिश्यू के लिए बनाने के लिए यूज हो रहा होता है। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से टूटते रहता है, इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी रहता है। तो एनर्जी जा रहा होता है, एनर्जी जाता है तो क्या होता है, उसी को यूज करके फिर से टिश्यू बनाया जाता है। और या फिर जो ओल्ड टिश्यू रहता है उसको रिपेयर के लिए हमने क्या देखा था कि रिपेयर भी होता है। ओल्ड टिश्यूज जो वो थोड़ा खराब हो रहा होता है उसको क्या होता है, उसको रिपेयर भी करता है बॉडी। तो वो या तो वो नया का नया एनर्जी यूज करेगा, जैसे कि मूवमेंट इस सब में क्या होगा, एनर्जी यूज करेगा, और या तो नया टिश्यू बनाएगा या तो ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करेगा। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, इस ये क्या करता है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये रहता है ऐसे, यहाँ पे एनएस रहता है, एनएस, ठीक है, यहाँ पे एनएस रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ से फूड एनएस से फिर निकल जाता है, ये हम एक्सक्रीशन में देखेंगे। ओके, एक्सक्रीशन में, सॉरी एक्सक्रीशन में नहीं, ये इसमें दिया ही नहीं। एक्सक्रीशन और इजेशन, ये इसका भी आपको फर्क बता देते हैं। इजेशन होता है ये जो वेस्ट प्रोडक्ट फूड का निकलता है इसको इजेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन जो हम वाटर का वेस्ट निकालते हैं वो होता है एक्सक्रीशन। ये डिफरेंसेस भी आपको बताती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता क्या है, जो अब वेस्ट प्रोडक्ट निकल चुका है, जो मतलब कि जो वो निकल चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लीजिए ऐसा कुछ है, यहाँ से जो निकला है, अब इसमें अगर एक्सेस वाटर रहेगा, मतलब कि ये वाटर का अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, और बाकी का जो रेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एनएस के थ्रू निकाल दिया जाता है। और वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे फिर एनल स्पिंक्चर रहता है। तो अब आपको एलिमेंट्री कैनल जो दिया गया था उससे फिर एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ओके, रिवीजन करवा देते हैं आपको, यहाँ पे है। ओके, तो हमने देखा क्या था, हमने देखा था कि माउथ, टंग, ओसोफेगस, उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टोमक, उसके बाद सीन में कौन आया था, उसके बाद सीन में आया था पेनक्रियाज और आया था लीवर, ये दोनों आया था। उसके बाद कौन आया था सीन में, उसके बाद सीन में आया था स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कौन आया था सीन में, उसके बाद सीन में आया था लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद सीन में कौन आया था, उसके बाद सीन में आया था एनस। ओके, तो हम देखते हैं शुरू से। तो माउथ से लेता है, टंग क्या करता है, उसको वो नीचे पुश करता है, वहाँ पे इंजाइम, सलीवा, ये सब अब हमने देखा है। ओसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे आते जाता है, यानी कि रिदमिकल मूवमेंट से। और फिर स्टोमक में क्या करता है, स्टोमक में 3 जूसेस के बारे में हमने देखा है क्या, एससीएल, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को वो तोड़ता है और वो एसिडिक में तोड़ता है, इसलिए एचसीएल जो है उसको फूड को एसिडिक बनाता है पेप्सिन के लिए। और पेप्सिन ताकि क्या करता है, पेप्सिन तब जाके एक्ट करता है, पेप्सिन जो है फिर एक्ट करता है, एचसीएल उसको एसिडिक बनाता है पेप्सिन के एक्ट करने के लिए। म्यूकस जो है एसिड जो वो रिलीज हो रहा होता है एचसीएल से, उससे ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद फिर ये स्पिंक्चर, और स्पिंक्चर मसल से कहाँ जाता है, स्पिंक्चर मसल से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे जाता है, छोटा, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या होता है वो रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने के बाद वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से
इंजाइम रिसीव करता है वो सेक्रेशन रिसीव करता है पेनक्रियास से और लीवर से। लीवर क्या करता है, लीवर से जो आ रहा होता है सेक्रेशन वो क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है, और फैट जो लार्ज ग्लोबुल्स में रहता है उसको बाइल सॉल्ट क्या करता है, छोटा छोटा ग्लोबुल्स में करता है। उसके बाद पेनक्रियास से जो आ रहा होता है वो क्या क्या आ रहा होता है, लाइपेज आ रहा होता है, ट्रिप्सिन आ रहा होता है। लाइपेज क्या करता है, जो छोटा छोटा ग्लोबुल्स में कन्वर्ट किया है कौन, उसका लीवर वाला बाइल सॉल्ट, उसको वो इमल्सिफाई करेगा, और एक और जो रहता है इसका ट्रिप्सिन, वो क्या करता है, वो प्रोटीन पे एक्ट करेगा, और वहां से सिर्फ यहाँ से स्टोमक से क्या होता है, सिर्फ इमल्सिफाई होके आता है, मतलब सॉरी इमल्सिफाई होके नहीं आता है, सिर्फ सिंप्लीफाई होके आता है। यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है किससे, ये पेनक्रियास का जो सेक्रेशन होता है उससे। ये और फिर इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टिनल जूस रिलीज करता है, जो कि फाइनली क्या कन्वर्ट कर देता है, फाइनली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में, फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है सॉरी मतलब कि वन सेकेंड आपको दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक कमेंट सेक्शन में। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे किसका किसका कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में। ये तीनों क्या होता है, ये तीनों आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार MCQ भी आने वाला है, तो ये तीनों और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में। ओके, उसके बाद फिर हम वहाँ पे क्या देखे थे, वहाँ पे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखे थे, यहाँ पे आके देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, जो कि क्या करता है, उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचली ब्लड सप्लाई रहता है, और इसीलिए वो जो ऑब्जॉर्व किया रहता है उसको क्या करता है, उसको हर एक ईच एंड एवरी सेल तक क्या करता है, सप्लाई करता है। और जहाँ पे वो किस लिए यूज किया जाता है, या तो ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, या तो वो न्यू टिश्यू बनाने के लिए यूज किया जाता है, या तो ओल्ड टिश्यू जो रहता है, ओल्ड टिश्यू वो उसको रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, उसके बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो एक्सेस वाटर अगर इसे डाइजेशन होने के बाद भी अगर यहाँ पे एक्सेस वाटर रहेगा, तो एक्सेस वाटर को ही ले लेगा, और क्या करेगा, और वहाँ से निकाल देगा, मतलब कि ये लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू रिलीज कर देगा, ओके, एनएस के थ्रू रिलीज कर देगा। और एनएस के थ्रू रिलीज किससे करेगा, एनल स्पिंक्चर मसल हमने देखा था क्या करता है, वो स्पिंक्चर मसल क्या करता था, छोटा छोटा मतलब कि ये कम अमाउंट में रिलीज करता था, तो वही करेगा स्पिंक्चर मसल, यानी कि एनल स्पिंक्चर क्या करेगा, उसको सिर्फ ये एनएस के जगह और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है, इसीलिए इसको एनल स्पिंक्चर बोला जाता है। तो एनल स्पिंक्चर क्या करता है, एनएस से रिलीज कर देता है जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है। तो ओके गाइस, आपका न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप प्रो स्टूडेंट्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें, और भी ज़्यादा इससे और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सके। ये बाकी आप नोट्स ले लीजिएगा, और बाकी ये जो भी वीडियो आने वाली हैं वो बहुत जल्द आएंगी, और बाकी वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके बाय।